हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन 2019 में जो एग्जाम जनवरी में हुआ और जो अप्रैल में हुआ, इन एग्जाम्स में पूछे हुए रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। उनमें से पहला क्वेश्चन जेईई मेन 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का। A concave mirror has radius of curvature 40 centimeter. It is at the bottom of glass that has water filled up to 5 centimeter. See figure. यह है वो कॉन्केव मिरर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 यानी फोकल लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, और इसको किसी ग्लास के बॉटम में रखा हुआ है, मतलब किसी ग्लास वेसल का बॉटम है ये कॉन्केव मिरर, और इस वेसल में भर दिया है 5 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर। इफ अ स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वो पार्टिकल जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट हो रहा है, इट्स इमेज एज सीन from directly above the glass is at a distance d from the surface of water. जब इस पार्टिकल की इमेज देखी गई, कहाँ से? ठीक ऊपर से, तो दिखाई पड़ी वाटर की सरफेस से d डिस्टेंस पर। द वैल्यू ऑफ d इज क्लोज टू, हमको इस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन टू बी 1.33। तो क्या होगा, इस पार्टिकल ने काम करना है ऑब्जेक्ट का। पहले इस मिरर की बात कर लेते हैं। इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है मिरर के सराउंडिंग मीडियम से इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। ये मिरर डूबा हुआ है पानी में, उसके बावजूद इसकी फोकल लेंथ यदि पहले 20 सेंटीमीटर थी तो अब भी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। और इस मिरर के लिए ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रेज इस तरह से ट्रैवल करेंगी पहले, तो ये मिरर और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट। रेज इधर ट्रैवल कर रही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी -5 जब इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन की ही हमको बात करनी है। फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ कितनी है उसकी? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसको लेंगे हम माइनस साइन के साथ क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? तो जैसा मैंने कहा, रेज इस तरह ट्रेवल करेंगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर मेजर किया आपने ऑपोजिट, तो ये होगा -5 सेंटीमीटर। ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमको इमेज कहाँ फॉर्म होगा ये पता करना है, तो हम मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। 1/f = 1/v प्लस 1/u, तो प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा -1/5। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 = 20/v -4। ये 4 इधर आएगा, 4 - 1 is 3, v is 20/3। तो v आ गया 20/3 पॉजिटिव साइन के साथ सेंटीमीटर में। यानी इमेज कहाँ फॉर्म होगा? मिरर से इस डायरेक्शन में नीचे 20/3 पर। रे डायग्राम यदि आप इसका बनाएंगे तो कैसा होगा? यहाँ से यूं आएंगी रेस फैलती हुई, और फिर ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो ये रेस थोड़ी कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होने पर वो यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, कहाँ से? 20/3 से। और जब वो वापस जा रही होंगी तो इस इंटरफेस पर, एयर वाटर इंटरफेस पर, उनका होगा रिफ्रैक्शन। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से 20/3 पर, तो इस सरफेस से कितनी दूर? तो सरफेस से फाइंड करने के लिए 20/3 में हम 5 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हुआ 35/3 सेंटीमीटर। मतलब इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी 35/3 पर। तो अब हमको करवाना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एट एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस, तो इंटरफेस कैसा है? प्लेन। तो प्लेन इंटरफेसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, μ1/u = μ2/v। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो आपको मालूम है, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग यदि सरफेस होती है तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है μ2 - μ1/r = μ2/v - μ1/u। और क्योंकि यदि रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है तो r इनफाइनाइट होगा, ये टर्म 0 होकर μ1/u = हो जाएगा μ2/v। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस इंटरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं, इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो जो मिरर की इमेज है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, और वो कहाँ पर है? वो है 35/3 पर। रेज इस तरह ट्रैवल कर रही है और हम उसे मेजर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो -35/3 लेंगे इंस्टेड ऑफ u। तो u की जगह यहाँ डाल दिया मैंने -35/3। और μ1 कौन होता है? तो रिफ्रैक्शन के पहले रेज जिस मीडियम में होती हैं उसे कहते हैं μ1, जो होगा 4/3।
आप चाहें तो 1.33 भी ले सकते हैं, तो 4/3 इक्वल्स टू रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में है रेज वह एयर, यानी म्यू2 इज 1, और ये हमें फाइंड आउट करना है। जो सवाल में बोला गया है कि सरफेस से d डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हुआ है, इसलिए मैंने उसे d लिख लिया है। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d कितना आ गया, तो d आ गया -35/4, यानी -17/2, यानी -8.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। माइनस क्यों आया है, माइनस मतलब इसी तरफ इमेज फॉर्म होगा, इस तरफ इस इंटरफेस के लिए 35/3 पर ऑब्जेक्ट है और -8.5 सेंटीमीटर या 17/2 पर इमेज फॉर्म होगा। तो ये फाइनल आंसर है, एंड सो द क्लोजेस्ट आंसर इज 8.8 सेंटीमीटर। आप इसको 1.33 से करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये कॉन्केव मिरर था जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, और इस मिरर के ऊपर 5 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर फील्ड था। वाटर की सरफेस पर ये पार्टिकल फ्लोट होता था और इसकी इमेज को कहीं ऊपर से देखा गया, सरफेस से d डिस्टेंस पर वो दिखाई दी, हमको वो d ही बतलाना है। तो 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहले रिफ्लेक्शन बाय दिस मिरर, इस पार्टिकल का इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, उसके लिए हमने क्या किया, फोकल लेंथ ली -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5, सॉल्व किया तो v आया +20/3, मतलब यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा। सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 5 + 20/3 35/3। तो इस सरफेस के लिए जब रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 35/3। यह है μ1, क्योंकि रेज जाएंगी इस तरह से, ऑब्जेक्ट होगी नीचे, -35/3, और इंटरफेस पे टकराने के पहले कौन सा मीडियम है, वाटर, उसके लिए 4/3, एयर के लिए 1/d, सरफेस से इमेज की डिस्टेंस, d के लिए इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया -8.5। आप 1.33 लेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 अप्रैल शिफ्ट 2 का। A transparent cube of side D made of material of refractive index μ2 is immersed in liquid of refractive index μ1, μ1 less than μ2। यह है वो ट्रांसपेरेंट क्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इसको इमर्स किया है किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और हमको गिवन है कि μ1 इज लेस देन μ2, यानी ये रेयरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। आगे क्या बोल रहे हैं, रेज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, इस ए बी फेस पर ये रे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल थीटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट ई ऑन द फेस बी सी, द थीटा मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ क्या होगा, ये रे इंसिडेंट होगी जब ए बी पर एंगल थीटा पर, तो ये जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल और ई पर टकराएगी। हमको बताना है इस फेस बी सी पर TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ तो हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे। एट ए बी, सरफेस ए बी पर हम लगा देते हैं स्नेल लॉ। कैसे लगाएंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन दैट मीडियम वो कितना है, थीटा। तो μ1 साइन थीटा इक्वल टू इस मीडियम का जिसमें ये रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज θ1, ये θ1 मैंने मान लिया, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, μ2 साइन θ1। तो इस इक्वेशन से हम θ1 को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ये आगे हमें काम आएगी। ये इस इंटरफेस के लिए मैंने स्नेल लॉ लगाया, μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 साइन θ1, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब TIR की क्या शर्त होती है, उसके पहले ये देखें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ये θ1, ये एंगल 90, तो ये एंगल है 90 माइनस θ1 जो यहाँ फॉर्म हो रहा है। जब ये लाइट रे इस डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी तब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है 90 माइनस θ1, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको TIR की शर्त पता है, क्या जानते हैं आप, TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल है 90 माइनस θ1, एंगल फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, मस्ट बी ग्रेटर देन
द क्रिटिकल एंगल, उस पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब TIR होता है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ का हम ले लेते हैं साइन। साइन 90 माइनस थीटा 1, आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लिख लें कॉस थीटा 1। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन सी, और आपको मालूम होगा साइन सी होता है 1/μ, पर म्यू क्या होता है, म्यू होता है R/μ_d, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, R/μ_d से यहाँ होना चाहिए। और ये कितना होता है ये भी आप जानते हैं, R/μ_d होता है μd अपॉन μr, तो ये हो जाएगा μr अपॉन μd, μr अपॉन μd। अब यहाँ रेयर मीडियम कौन सा है, वो है 1 और डेंसर है 2, यानी μ1/μ2। यानी यहाँ हमने पहले दोनों के साइन लिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और साइन सी उसको हम लिख लेंगे μ1 अपॉन μ2। अब क्या करें, अब कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हम निकाल लाएंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना हो जाएगा, μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन μ2 स्क्वायर, ये होगी इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन μ1/μ2। हमको फाइनली पहुंचना कहाँ तक है, हमको पहुंचना है थीटा तक, तो अब इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे, वैसे तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, पर ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर कर दिया, तो μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन μ2 स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ भी स्क्वेयरिंग हो जाएगा, ये μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, आगे अब इसको मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन μ2 स्क्वायर इज लेस देन, क्योंकि मैं इसको इस तरफ ले गया हूँ और इसको यहाँ लाएंगे, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर, यानी ये हो गया μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, या आप चाहें तो उसको 1 माइनस में ही रहने देते, कोई बात नहीं, ऐसा लिख लिया है, अपॉन μ2 स्क्वायर। अब क्या करें, अब हमको तो थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो दोनों तरफ हम μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर, और जब इसी क्वांटिटी का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएंगे, और इसके हटने के बाद आपको बस स्क्वायर रूट ले लेना है, तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा स्क्वायर रूट लेने पर इज लेस देन, यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ आएगा μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। और बस आपको अब इनवर्स ले लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये क्या आया हुआ है, सॉरी ये है साइन स्क्वायर थीटा, अब इसके स्क्वायर रूट लेंगे पहले, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा साइन थीटा इज लेस देन अंडर रूट μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1, और फिर लेंगे इनवर्स, तो थीटा हो जाएगा लेस देन साइन इनवर्स μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो उठापटक बहुत सारी है, इन क्वेश्चंस को इसी तरह हम डिटेल में किया करेंगे, क्योंकि मुझे केवल इसे सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल आंसर नहीं बताना है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स किसी प्रॉब्लम में किस तरह यूज करें ये हमको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस लेवल के क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे। कई बार हमारी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में होती है, हम मेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एच सी वर्मा जैसी बुक छोड़कर हम इरोडोस सॉल्व करते हैं, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एच सी वर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इन सबको सॉल्व करें तो मेन नीट या एम्स के एग्जाम के सभी क्वेश्चंस आपसे ही। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th अप्रैल शिफ्ट 1 का। इन फिगर द ऑप्टिकल फाइबर इज L = 2 मीटर लॉन्ग
एंड हैज अ डायमीटर ऑफ d इक्वल्स टू 20 माइक्रोमीटर। ये 2 मीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है और उसका डायमीटर वो दे रखा है 20 माइक्रोमीटर के बराबर। If the ray of light is incident on one end of the fiber at an angle of θ1 equals to 40, इस एंड पर एयर से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है इस एंड पर 40 डिग्री के एंगल पर। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक्स बिफोर एमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड इज क्लोज टू। हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बिफोर एमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर इज 1.31, मतलब इस ऑप्टिकल फाइबर के कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है और साइन 40 की वैल्यू दे रखी है 0.64 के बराबर। सबसे पहले हम इस एंड पर लगाएंगे स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होगा, यहाँ क्या है, एयर प्रेजेंट है, तो μ1 वो हो जाएगा एयर 1 इंटू साइन ऑफ 40। हम क्या करते हैं, μ1 साइन θ1 इक्वल्स टू μ2 साइन θ2 लगाते हैं। तो 1 साइन 40 इज इक्वल्स टू 1.31, उस कोर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन θ2, और यहाँ से θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब साइन 40 हमको दिया है 0.64 अपॉन 1.31, ये आया साइन θ2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ के बराबर आ जाएगा, 0.5 के बराबर। वैसे वो होगा 0.49, पर उसको अप्रॉक्सीमेटली हम सपोज कर सकते हैं हाफ, यानी θ2 हो गया 30 डिग्री के बराबर। और एक बार यदि ये एंगल फाइंड आउट हो गया 30, ये एंगल है 30, ये है डायमीटर, और यहाँ पर हो रहा है TIR। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करके ये रे ऐसी आ गई, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होकर ये रे बाहर निकलेगी। तो एक रिफ्लेक्शन में ये आगे कितना बढ़ी, ये बढ़ी, ये हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम ले लेंगे tan थीटा, tan θ2 मतलब ही tan 30। tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर, वो कितना है d अपॉन बेस, या आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x। तो x हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो tan 30 इज 1/√3 इक्वल्स टू d अपॉन x। हमको चाहिए था x, तो x बराबर हो गया d√3। d√3 ये आ गया x। एक रिफ्लेक्शन में वो कितना आगे बढ़ती है, d√3। तो कितने रिफ्लेक्शंस होंगे जानने के लिए, लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर। इस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ को इससे डिवाइड कर देंगे। d कितना दे रखा है, d हमको दे रखा है 20 माइक्रोमीटर। 20 माइक्रो मतलब -6 और √3। अब 1/√3 याद रखना चाहिए। 1/√3 फिजिक्स में बहुत जगह आता है, वो होता है 0.577। इसी तरह 1/√2 भी याद रखना चाहिए, ये होता है 0.414। ये याद होगा तो अब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2 कैंसिल होता है, ये 10 इसे दे दें तो ये होगा -5 ऊपर जाने पर 10⁵ और 1/√3 यू डायरेक्टली नो 0.577। अब 3 जीरोज इसको देंगे तो 577 हो जाएगा, और 2 जीरोज और आएंगे, यानी 57700 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड नहीं एग्जैक्ट मेथड से करें तो ये आंसर आ रहा है। तो वो आप अपने विवेक से तय करें कि ये आंसर करेक्ट होगा या ये, और मान लो इसमें कुछ एम्बिग्युइटी है भी तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए बेफिक्र रहें, आपको उस मेथड को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्या करना होता है। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाकर ये एंगल फाइंड आउट करें, और फिर इस ट्राइंगल से ये डिस्टेंस x फाइंड करें और l में x से डिवाइड कर दें। ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर अभी हम हाल फिलहाल बोलेंगे 57,000। आंसर 2 इज करेक्ट, और NTA ने भी यही आंसर दिया है उनकी आंसर शीट में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का। An upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convergent lens of focal length 20 centimeter. Convergent lens क्या होता है, तो convex lens वो converging lens होता है।
हमको बोला हुआ है, an upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convergent lens of focal length 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर के किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक अपराइट ऑब्जेक्ट रखी हुई है. आगे बोला है कन्वर्जेंट मिरर. कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर कन्वर्जेंट होता है, ये ध्यान आना चाहिए. यानी ये कॉम्बिनेशन है किसी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का. मैं फिर से पढ़ता हूं. एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर in front of a convergent lens of focal length 20 centimeter. A convergent mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens. The position and size of the final image will be. तो ये है वो लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमको बताई हुई है कितनी है? 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का ये कॉन्वेक्स लेंस और इसके सामने 40 सेंटीमीटर पर एक अपराइट ऑब्जेक्ट रखी हुई है. अब फोकल लेंथ यदि इसकी 20 सेंटीमीटर है तो ये है इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर, और ये है 2f. तो आपको याद आना चाहिए कि किसी कॉन्वेक्स लेंस में 2f पर यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? ऑन द अदर साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f. 2f पर ऑब्जेक्ट हो तो 2f पर ही उसकी इमेज बनेगी. कैसी होगी? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो होगी इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज यहाँ पर बनेगी. तो ये कॉन्वेक्स लेंस की ऑब्जेक्ट और ये कॉन्वेक्स लेंस की इमेज, इसको मैं I1 बोल देता हूँ. और क्या बोला हुआ है? इस लेंस से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है. इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? तो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ये 60 है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिरर के पोल तक की डिस्टेंस. तो इसका फोकस यहाँ पर होगा, कहाँ पर? 10 सेंटीमीटर पर. और ये होगा मिरर के लिए C. लेंस के लिए ये 2f है और मिरर के लिए ये हो जाएगा C. और इस लेंस की जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और कॉन्केव मिरर में आप जानते होंगे कि यदि C पर ऑब्जेक्ट हो, अब ये ऑब्जेक्ट है तो C पर ही इमेज फॉर्म होती है और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है. तो ये बनेगी फाइनल इमेज. ये होगी फाइनल इमेज जिसके बारे में हमसे पूछा हुआ है. फिर से मैं आपको समझा देता हूँ. ये है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. इसके सामने 40 पर ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब 2f पर रखा है. इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? 2f पर. कैसी होगी? सेम साइज, यानी साइज उतना ही रहा, ना तो वो एनलार्ज हुई ना तो वो डिमिनिश हुई. और ये इमेज जो लेंस की है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और ये कहाँ पर आ जाएगी? तो ये लेंस का 2f है और इस मिरर का C है. C पर ऑब्जेक्ट हो तो C पर ही इमेज फॉर्म होती है और वो होती है इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. पर इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, जो लेंस की ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटिव ये कैसी है? इरेक्ट. तो कहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ फाइनल? तो वो फॉर्म होगा 20 सेंटीमीटर पर. ये दे रखा है हमको 60. ये कितना हुआ? ये तो हुआ 40. ये 40 है, ये 40, ये 60 है, तो ये कितना है? 20. तो 20 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा. तो आंसर क्या होगा? कहाँ से? कन्वर्जेंट मिरर से 20 सेंटीमीटर पर, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैग्निफिकेशन दोनों बार नहीं हुआ. इस लेंस ने जब इमेज फॉर्म किया तब भी ये मैग्नीफाइड नहीं है, और मिरर ने जब इसकी इमेज बनाई तब भी वो मैग्नीफाइड नहीं है. मतलब यदि ये 4 सेंटीमीटर हाइट की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हाइट है और ये भी 4 सेंटीमीटर हाइट है. एंड सो आंसर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट मिरर, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. मतलब थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करना है, हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी इसके पहले किया था. एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का कॉम्बिनेशन. यहाँ बोला हुआ है कॉन्वेक्स लेंस. अच्छी बात यह है कि यहाँ कॉन्वर्जेंट लेंस नहीं बोला, नहीं तो हमको याद लाना पड़ेगा कि लेंस में कॉन्वर्जेंट कौन होता है? कॉन्वेक्स. तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. एंड अ कॉन्केव मिरर हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइन्स आर केप्ट 80 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ बोला हुआ है कि उनकी प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड हो रही है, मतलब कोएक्सियली प्लेस्ड हैं दोनों. कितने दूरी पर? 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. यह है वो कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का
और ये कॉन्केव मिरर 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इस मिरर के पोल के बीच सेपरेशन 80 सेंटीमीटर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इस लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी, हमने मान लिया कि ये है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो लेंस के सामने रखी हुई है। आगे क्या बोला है, टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज रिमेन्स एट द सेम पोजीशन इवन इफ द कॉन्केव मिरर इज रिमूव्ड। ये अभी हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्या है वो ये रहा है कि इस मिरर के हटाने के बावजूद जो इमेज है वो अपनी पोजीशन में ही बनी रहती है। हमको बताना क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कॉन्केव मिरर बाय इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज वुड बी। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसके सामने ऑब्जेक्ट जब 30 पे रखी है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो हमको लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। हम बात कर रहे हैं इस लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। फोकल लेंथ कैसी लेते हैं, कॉन्वेक्स होने पर पॉजिटिव, 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये हमको फाइंड आउट करना है। u कितना है, u इज -30, और आपको याद होगा फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है लेंस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा +1/30। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 60/v और यहाँ आएगा +2। इसको ट्रांसपोज करें तो ये हो गया 1, फाइनली v मिल गया 60 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस के सामने जब 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होती है तो इसकी इमेज 60 पर बनती है। उसका रे डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। कॉन्वर्जिंग लेंस है ये, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। ये किसने बनाया इमेज, इस लेंस ने। अब क्या बोला है हमसे बोला हुआ है यदि ये मिरर यहाँ रखा होता सपोज, तो ये 80 सेंटीमीटर है, ये कितना आया है अभी 60, ये 60 सेंटीमीटर OI, ये है 80, यानी ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। अब यदि ये मिरर यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये रेज फिर से इसके ऊपर गिरेंगी, और यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आ रही होंगी, इस मिरर का ये यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पाथ रिट्रेस होगा और वापस इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। फिर से समझ लें, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसकी ऑब्जेक्ट और ये लेंस की इमेज। ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और यदि ये सी की डायरेक्शन से आ रही होंगी, ऐसा मैं क्यों मान रहा हूं अभी आगे समझ में आएगा, तो यदि ये सी की डायरेक्शन से इंसिडेंट होंगी इस मिरर पर तो रिट्रेस होगा पाथ और फाइनल इमेज यहीं पर बन जाएगा। अब बोला क्या है हमसे कि फाइनल जो इमेज है वो यहां बन रही है इस मिरर के होने पर भी और नहीं होने पर भी। ये मिरर नहीं होता तो केवल लेंस से रिफ्रैक्शन होता, यहाँ इमेज बनती। मिरर है तो क्या हुआ, तो आपको अभी जैसा बताया कि सी की डायरेक्शन से जा रही है रेज, रिट्रेस होकर यहीं पर इमेज बनाया। नहीं, ये मिरर है तब भी इमेज यहाँ है और ना होने पर भी यहाँ है, तो इससे ये जस्टिफाई हुआ कि ये कुछ और नहीं बल्कि इस मिरर का है सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हमें आर मिल गया इस मिरर का। मिरर का आर कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 20, क्योंकि ये 60 है, ये 80 है, तो ये 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये कॉन्केव मिरर है। यानी इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो इसकी मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पर ये आंसर नहीं, हमसे पूछा क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कॉन्केव मिरर बाय इटसेल्फ वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। अब आधा काम हो गया, हमको फोकल लेंथ पता हो गई है। अब हम जानते हैं किसी कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ आना पड़ता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, पोल और फोकस के बीच, यानी लेस देन 10 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर खुद ही बोला हुआ है उसने मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट पोल से लेके फोकस तक होने पर ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, एंड सो आंसर वुड बी 10 सेंटीमीटर। इसके बारे में एक बार और सोचना चाहिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्वेक्स लेंस था 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, उसके सामने 30 पर ऑब्जेक्ट रखा था, हमने लेंस फॉर्मूला लगाकर इमेज फॉर्म किया। O इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, I इज इमेज, और उसका कहना यह है कि इस मिरर के होने या ना होने पर इमेज यहीं पर बनता है। अब यदि नहीं है ये मिरर तब तो इमेज यहाँ है ही। मिरर यदि होता
और इमेज यदि यहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट थी, इन रेज ने अपना पाथ रिट्रेस किया, यहां पर इमेज फॉर्म हुआ, यानी ये है C फॉर दिस मिरर, और C है यदि तो ये लेंथ कितनी है 20, फोकल लेंथ है 10। हमसे फाइनली पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दिस मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो वो कितना होगा, वो होगा 10 या 10 से कम। वैसे तो 10 पर तो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, आपको पता होगा, इसको होना था लेस देन 10 पर, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस बोला हुआ है तो हम आंसर करेंगे 10 सेंटीमीटर। सो द फाइनल आंसर इज 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th अप्रैल JEE मेन इवनिंग शिफ्ट। द ग्राफ शोज हाउ द मैग्निफिकेशन m produced by a thin lens varies with image distance v. What is the focal length of the lens used? तो आपको पता है किसी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन m ये होता है v by u, और आपको लेंस फॉर्मूला भी पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ बात हो रही है मैग्निफिकेशन और v के बीच, तो हम यहाँ u को एलिमिनेट करेंगे, और जब भी u को एलिमिनेट करना हो तो हमको v से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इस इक्वेशन को। तो यहाँ क्या आएगा, v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। अब इसको LHS में ले जाएं यदि, तो वो होगा v/u विच इज m, तो m बराबर हो जाएगा 1 माइनस v/f। ऐसी हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये डायरेक्टली आपको रिलेशन भी हो सकता है याद हो, m बराबर 1 माइनस v/f। अब f क्या है यहाँ, कांस्टेंट, m और v वेरिएबल्स हैं, और ये लीनियर इक्वेशन है, और इसीलिए ये ग्राफ हमको m वर्सेस v एक स्ट्रेट लाइन मिला है। तो ये m प्लॉटेड है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर प्लॉटेड है v, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, m बराबर माइनस v/f प्लस 1, और इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो क्या होगा, तो हमको पता लग रहा है कि स्लोप है -1/f, यानी इस ग्राफ का हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। इंस्टेड हम ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग, मान लो मैग्निफिकेशन है m1, उसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। m1 कितना होगा, 1 माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग v कितना है a, तो 1 माइनस a/f, दिस इज इक्वेशन 1। और m2 इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, m2 के करस्पॉन्डिंग ये v कितना है a प्लस b, m2 के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग ये m2 और ये a प्लस b, यानी 1 माइनस a प्लस b/f, दिस इज इक्वेशन 2। और अब क्या चाहिए हमको, फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो m1 m2 को एलिमिनेट करेंगे, m2 माइनस m1 कर देते हैं, m2 माइनस m1 वो कितना होगा, 1 माइनस a प्लस b/f माइनस 1 प्लस a/f, ऐसा होगा। ये 1 कैंसिल आउट हो रहा है, एलसीएम लें, f आएगा एलसीएम, ये पॉजिटिव है पहले लिख लेते हैं, a माइनस b, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस b/f। अब m2 माइनस m1 कितना है, तो m2 माइनस m1 इज c, तो m1 माइनस m2 को c लिख लें, तो c बराबर हुआ माइनस b/f, और इसलिए फोकल लेंथ कितनी हो गई, माइनस b/c। तो यहाँ फोकल लेंथ पूछी थी, साइन नहीं पूछा था, तो ये आंसर होगा b/c। पर ये लेंस यदि इसका नेचर पूछा होता तो फोकल लेंथ क्योंकि नेगेटिव है, तो ये लेंस होता कॉनकेव लेंस। तो इस तरह के ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें इन दो फॉर्मूलों से ही सॉल्व करना है। अब अगली बार हो सकता है कि m वर्सेस u ग्राफ दे दें आपको, तब क्या करना होता है हमको, यहाँ पर हमने u को एलिमिनेट किया था, वहाँ v को एलिमिनेट करेंगे और u का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे, ऐसे ही एक रिलेशन मिलेगा और उसे ग्राफ के साथ कंपेयर कर देंगे। तो इसका आंसर है b/c। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th अप्रैल 2019 JEE मेन इवनिंग शिफ्ट। A concave mirror for face viewing has focal length of 0.4 मीटर। एक concave mirror दिया है जिसकी focal length है 0.4 मीटर। The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with magnification 5। Magnification 5 यानी enlarged image form हो रहा है, और upright मतलब erect। तो concave mirror में ऐसा कब होता है, जब upright और enlarged image form हो। ऐसा होता है
जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। मतलब फेस व्यूइंग के लिए फेस को यहाँ रखा गया है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी कैसी, 5 गुनी इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बिहाइंड द मिरर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फेस और मिरर के बीच की ये डिस्टेंस, मतलब ही यू हमें फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन मिरर्स के लिए कितना होता है, तो वो होता है -v/u, -v/u। अभी सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, साइन को छोड़ देते हैं, तो m बराबर v/u। इससे हमको u और v में रिलेशन मिल गया। मतलब यदि u x है तो v कितना होगा, तो v हो जाएगा, यदि ये x है और ये 5 दे रखा है हमको मैग्निफिकेशन, तो v हो जाएगा 5x के बराबर, v इज 5x। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कैसी है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, यानी u हमको लेना चाहिए माइनस साइन के साथ, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, तो u इज -x, v कैसा होगा, v इज +5x, और फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्केव मिरर है इधर ही मेजर होगी, वो हो जाएगा -0.4 मीटर। यानी u, v और f इन तीनों को साइन के साथ मिरर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब जो हमारा x आएगा वो आएगा विदाउट साइन। तो कोई बात नहीं, 1/f, f कितना है 0.4 विद माइनस साइन इज इक्वल टू 1/v इज +5x प्लस 1/u, हो जाएगा -1/x। इधर 1/x कॉमन कर लें तो 1/5 -1 यानी -4/5 इक्वल्स टू -0.4। तो ये माइनस तो एडजस्ट हो गया, x हमको मिल गया यहाँ से, x कितना होगा, तो x हो जाएगा 1.6/5 के बराबर। ये मीटर में आंसर होगा। x यहाँ मिलेगा हमको विदाउट साइन, क्योंकि हमने तीनों को u, v और f तीनों को साइन के साथ मिरर इक्वेशन में पुट किया है। तो u एक्चुअली होगा -1.6/5 और उससे माइनस आना ही चाहिए, हमको यही पूछा हुआ है। तो कितना हो जाएगा u, 1.6 को लिख लेते हैं हम 16/50, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हुआ 32/100 यानी 0.32 मीटर के बराबर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो मैग्निफिकेशन वाले सवालों में हमको ये टेक्निक लगानी चाहिए, इससे आंसर करेक्टली आता है। साथ में थ्योरी भी सोचना चाहिए, जब भी मिरर या लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो थ्योरी भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आप सुनेंगे अपराइट मतलब इरेक्ट और मैग्नीफाइड, तो एक ही पोजीशन होती है ये, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, पोल और फोकस के बीच में। और f कितना है, f है 0.4 मीटर। तो आंसर कैसा आना चाहिए था, 0.4 से कम, और वो आया भी है। जैसे ये ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ये तीनों ऑप्शंस में से कोई हो सकते थे, तो हमको मिला 0.32 मीटर, ये इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल JEE मेन शिफ्ट 2, a thin convex lens L, refractive index 1.5 is placed on a plane mirror M। ये वो प्लेन मिरर M जिस पर एक थिन कॉन्वेक्स लेंस रखा है, जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हम मान लेंगे कि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इसके दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स सेम है। हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r है दोनों सरफेसेस का। व्हेन अ पेन इज प्लेस्ड एट A सच दैट OA इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, एक पेन A कहाँ रखी हुई है, 18 सेंटीमीटर पर इस लेंस से। इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट A itself as shown in the figure। तो फिगर में सिर्फ सेटअप दिखाया हुआ है, A पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो A पर ही इमेज कब बनेगी, ये कब पॉसिबल है। तो यदि हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें तो इससे चलने वाली रेज इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं तो क्या होगा, इस मिरर से वो नॉर्मली स्ट्राइक होंगी। नॉर्मल इंसिडेंस आप जानते हैं कि प्लेन मिरर पर जब नॉर्मली गिरती हैं लाइट रेज तो वो वापस लौट जाती हैं उसी पाथ पर, मतलब ये पाथ फिर से रिट्रेस होगा और वापस इमेज यहीं पर बनेगा A पर। ऐसा हुआ सिचुएशन 1 में। तो केस 1 में हम क्या करते हैं, अब यदि आपको ये पता लगा कि यहाँ से चलने वाली रेस पैरेलल हो गई है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, फोकस है इसका, और ये हमको दे रखी है डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप इसका एनालिसिस करेंगे केस 1 का,
आपको फोकल लेंथ मिल गई उस कॉन्वेक्स लेंस की, वो है 18 सेंटीमीटर। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा देता हूं अब मैं, 1/18, या पहले हम थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ आएगा 1.5 यानी 3/2 माइनस 1, तो यहाँ हाफ लिख देता हूँ मैं, लगा रहा हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 मतलब पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा है यदि लेंस, तो r1 मतलब इधर कहीं मेजर हुआ इस तरफ, तो पॉजिटिव होगा वो, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा माइनस r, तो माइनस 1/r, तो ये हो गया 2/r, 2 कैंसिल आउट होकर f हो गया r के बराबर, ये कितना आएगा 1/2, ये होगा 2/r, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है 18 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यानी केस 1 से हमने ये सीखा, केस पेन का यदि इमेज इसी पर फॉर्म हो रहा है, इस लेंस ने बनाया, तो इस लेंस की फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहे हैं केस 2 में, व्हेन अ लिक्विड of refractive index mu1 is put in between the lens and the mirror, the pen has to be moved to a dash। जब ये जो स्पेस है लेंस और मिरर के बीच का, इसमें यदि क्या कर दें, कोई लिक्विड भर दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 वाला, तब the pen has to be moved to a dash such that O is equals to 27 to get its inverted real image at A itself। I mean ये a dash होगा, a नहीं होगा, a dash होगा, the value of mu1 will be। तो अब क्या किया गया है यहाँ, अब ये कॉन्वेक्स लेंस तो था ही, ये जो स्पेस है बिटवीन मिरर एंड लेंस, इसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 वाले लिक्विड से फिल कर दिया, यानी अब ये कंबाइंड लेंस हो गए, दो लेंस हो गए, एक तो ये ग्लास का लेंस और एक ये वाटर का लेंस। उस वाटर के लेंस को आप ध्यान से देखें तो वो है, कैसा है वो, कॉनकेव, पर कैसा कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये कंबाइंड लेंस की हमको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी और वो होगी 27 के बराबर, क्योंकि होगा फिर से ऐसा ही, यहाँ से रेस जाएंगी, पैरेलल होंगी, वापस लौट कर यहीं पर इमेज बनेगा। तो अब की बार उसका फोकस हो गया 27, तो कंबाइंड फोकल लेंथ वो तो हो गई है 27, यानी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो 1/F ये तो हो गया 27, F1 वो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 1/18, फिर यहाँ 1/F2 मतलब ये जो लिक्विड से बना हुआ लेंस है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फॉर्मूला फिर से हमको वही लगाना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखे हैं, म्यू माइनस 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू1 माइनस 1 इंटू 1/R1, तो यह है इक्वी कॉनकेव, तो इसका R होगा ये वाला, इस सरफेस का R, क्योंकि ये लेंस है इस तरह का लेंस है, प्लेनो कॉनकेव, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और वो है कितना, तो वो तो 18 के ही बराबर है, उसी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ लेंगे -18, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर mu1, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसे ट्रांसपोज करें, 27 और 18 का एलसीएम आएगा 54, 27 ये हुआ 2 और ये हुआ 3 बराबर -1/18 इंटू mu1 -1। आगे सॉल्व करते हैं, 18 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1/3, माइनस भी एडजस्ट हो गया, तो फाइनली क्या बचा 1/3 इज इक्वल टू mu1 -1, और इसलिए mu1 हो गया 1 + 1/3 दैट इज 4/3, यानी उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो आंसर इज 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th April JEE Main Shift 2, a convex lens of focal length 20 cm produces images of the same magnification 2 when an object is kept at two distances x1 and x2, x1 greater than x2 from the lens, the ratio of x1 and x2 is।
तो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और 2 बार वो सेम मैग्निफिकेशन की इमेजेस फॉर्म कर रहा है जब ऑब्जेक्ट को एक बार x1 पे रखते हैं और एक बार x2 पर, x1 ग्रेटर देन x2। तो थ्योरी से आपको रिकॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है और एक बार वर्चुअल है। रियल का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट जब f से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी होगी, मतलब बियॉन्ड f, तब तक क्या होता है, रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं और वो इस तरफ बनती हैं। तो हम मान लेंगे कि जब उसे डिस्टेंस x1 पे रखा है तब रियल इमेज फॉर्म हो रही है। और मैग्निफिकेशन हमको कितना दे रखा है? मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है लेंसेज के लिए v/u, जो हमें 2 दे रखा है। तो यहाँ से हमें u/v में रिलेशन मिल गया। अब इस केस में जब रियल इमेज फॉर्म होगा तब u कैसा लेंगे हम? u लेंगे -x1, क्योंकि इस तरफ रखी होगी ऑब्जेक्ट। और इमेज डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा ट्वाइस ऑफ u, मतलब 2x1, पर वो होगा प्लस साइन के साथ में, क्योंकि इस तरफ इमेज बनेगा, दूसरी तरफ 2x1। और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v। अब क्योंकि हम u, v, f तीनों को साइन के साथ पुट कर रहे हैं, तो ये जो x आएगा या x1 आएगा वो विदाउट साइन आएगा। तो 1/2x1 माइनस 1/u, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हम 1/x1 कॉमन ले लें तो 1 + ½ is 3/2 इज इक्वल टू 1/20। x1 कम्स आउट टू बी 60/2 यानी 30 आ गया x1 का वैल्यू। ये रियल के केस में। अब वर्चुअल के लिए क्या करना पड़ेगा? आप याद लाएं कि वर्चुअल कब बनती है इमेज? जब ऑब्जेक्ट रखी होती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं होती है, तब यहाँ पर नहीं, यहीं पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है ऑन द सेम साइड। ये डिस्टेंस हम u x2 सपोज कर लेते हैं, जो दिया भी है क्वेश्चन में। x2 इज -x2 ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, v इज ट्वाइस ऑफ x2 और v कैसा होगा? ये भी माइनस होगा, -2x2। फोकल लेंथ इज 20, अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/20 इक्वल्स टू 1/v, माइनस साइन के साथ -1/u, तो ये प्लस हो जाएगा। ये है x2 और 1/x2 कॉमन कर लें तो क्या बचता है? 1 - ½ इज ½ इज इक्वल्स टू 1/20। तो बस x2 निकल गया आपका 20/2 यानी 10। तो रेशो चाहिए हमें x1/x2 का, तो आंसर हो जाएगा 3:1 एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो साथ साथ में थ्योरी भी रिकॉल करते जाना चाहिए। आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं, ये चेक हो जाता है यदि आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब। ये दिमाग में जब तक नहीं आएगा कि कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड इमेज हो सकती है 2 बार, एक बार रियल एक बार वर्चुअल। दोनों बार मैग्नीफिकेशन 2 है पर रियल इमेज, और एक बार है वो वर्चुअल इमेज। फिर लेंस फार्मूला लगाएंगे, आसानी से आंसर्स आ जाते हैं, इजीली आप यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे फाइनल रिजल्ट तक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 3:1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2019 जेई मेन शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट में इस क्वेश्चन पेपर में रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से एक अभी हमने किया था और एक ये क्वेश्चन है। A ray of light AO in vacuum is incident on a glass slab at an angle 60 degree and refracted at angle 30 degree along path OB as shown in the figure. The optical path length of light ray from A to B is। तो यहाँ ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये वैक्यूम है और ये ग्लास। AO is incident ray in vacuum और ये है रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, क्योंकि ये पास हो रही है रेयर टू डेंसर, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल 30 है, ये 60 है। हमको बताना क्या है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब होता है वैक्यूम में कवर्ड डिस्टेंस या लेंथ। तो AO तो क्लियरली वैक्यूम में है, तो AO तो हम फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। ये 60 है तो ये 60 होगा, और ये यदि 60 है तो इस ट्रायंगल में कोसाइन 60 ले लेंगे तो हमको ये AO मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ A। इसकी बात फिर हमको करना पड़ेगी OB। ये OB लेंथ ये ऑप्टिकल पाथ नहीं है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ नहीं है। हमको करना क्या पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि इस OB लेंथ को ट्रैवल करने में उस लाइट को कितना टाइम लगा।
जब वो ग्लास में ट्रेवल करती है डिस्टेंस ओ बी, वो टाइम हम फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उतने टाइम में वैक्यूम में यदि वो ट्रेवल हो रही होती लाइट तो कितना लेंथ कवर करती, ये फाइंड करेंगे, उसे कहते हैं ऑप्टिकल लेंथ। और वो आप देखेंगे एक फॉर्मूला बन जाएगा, मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। तो पहले अभी हम काम कर रहे हैं इस ओबी के लिए। वैसे इस ओबी की लेंथ है कितनी, ग्लास में कितनी है, ये यदि फाइंड करना है आपको ओबी की लेंथ, तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में ये हमको मालूम है बी है और ओबी हमें चाहिए है, ये है इस ट्रायंगल का बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हम cos 30 ले लेंगे टू फाइंड ओबी। हमने किया cos 30, cos 30 कितना होगा, cos 30 विल बी बेस विच इज b अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज OB, एंड सो OB हमको चाहिए। तो cos 30 कितना होगा, cos 30 इज √3/2, cos 30 इज √3/2, OB हमें चाहिए तो ये हो गया 2b अपॉन √3। तो ये तो वो लेंथ है जो लाइट रे ग्लास में ट्रेवल करती है। अब यह है वो लेंथ, हमको चाहिए है टाइम कितना लगा। टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द लाइट के लिए क्या करें, डिस्टेंस कवर्ड विच इज OB अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास में, तो आप जानते हैं म्यू बराबर होता है c/v, तो v बराबर होगा c/μ, यह है उसकी स्पीड। तो यहां हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है हमको, मतलब c/μ। तो ये आ जाएगा टाइम, और इतने टाइम तक यदि वो ट्रेवल करती वैक्यूम में तो कितना लेंथ कवर करती, ये हम फाइंड करेंगे, उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन ग्लास वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये टाइम इंटू c, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है c, ये स्पीड और ये टाइम 2b म्यू अपॉन √3 टाइम्स c। तो c कैंसिल होकर ये आ गया 2b म्यू अपॉन √3, ये आ गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ करस्पॉन्डिंग टू OB। अब ये आ गया है ऑप्टिकल पाथ लेंथ OB के करस्पॉन्डिंग। AO तो वैक्यूम में ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, AO होगा कितना, ये 60 है, ये 60 होगा, और इसके 60 होने पर इस ट्रायंगल में cos 60 ले लेते हैं टू फाइंड AO। AO के लिए cos 60 इज इक्वल टू बेस A अपॉन हाइपोटेन्यूज AO। cos 60 इज 1/2 एंड सो AO कम्स आउट टू बी 2A। तो ये तो AO है, और OB के करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है, तो वो है ये हमें इसको नाम रख देता हूं मैं OB डैश, वो कितना है 2b म्यू अपॉन √3। पर हमें म्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। म्यू कैसे आएगा, तो स्नेल लॉ से निकाल लें। यहां क्या लिखें, म्यू इज इक्वल टू, मतलब ही ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम sin 60 अपॉन sin 30। sin 60 कितना है, sin 60 इज √3/2 एंड sin 30 इज हाफ, तो रेसिप्रोकेट हो गए 2/1, तो म्यू आ गया √3, वो यहां सब्सटीट्यूट कर लेंगे म्यू की जगह। तो √3 कैंसिल आउट होकर OB डैश कितना हो जाएगा, OB डैश हो जाएगा 2b के बराबर, और इसलिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन दोनों का एडिशन होगी, मतलब ही 2a + 2b, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, तो जितने समय में लाइट रे किसी मीडियम में कुछ लेंथ कवर करती है, उतने ही टाइम में उसको वैक्यूम में चला दें तो जो लेंथ कवर होगी उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और आप यदि ध्यान दें यहाँ पर, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जब हमने निकाली तो आया क्या हमारे पास में, तो हमारे पास में आता है 2b म्यू अपॉन √3। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मीडियम में चली हुई डिस्टेंस यदि t हो तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ उसके करस्पॉन्डिंग म्यू t होती है। तो अगली बार कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ म्यू t कर देना है, मतलब ही OB की लेंथ निकाल कर उसमें म्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपको मिल जाएगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तब आप क्या करेंगे, AO प्लस क्या करना होगा, OB यानी ये लेंथ टाइम्स म्यू, बस इतना सा काम करना होगा आपको। AO कितना होगा, तो AO अभी हमने फाइंड किया यहाँ से 2a, OB कितना होगा,
OB भी फाइंड किया हमने 2b/√3 और स्नेल लॉ लगाकर म्यू निकालेंगे, वो √3 होगा, ये कैंसिल होकर 2a + 2b हो जाएगा। तो याद रखें t लेंथ मीडियम में हो तब ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है μt के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर 1 इज करेक्ट।